डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में लास्ट चैप्टर भी कुछ कम नहीं है। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट इसके पार्ट है, एक है इसमें विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर, और दूसरा इसमें आ जाता है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब होता है भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन। इन दो टॉपिक से मिलकर इस चैप्टर को बनाया गया है, खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करने वाले हैं हम, जहां पर पहला क्वेश्चन है संतुलन विनिमय दर प्राप्त होती है जब। आपको बताना है कि यहां पर संतुलन विनिमय दर कब प्राप्त होती है। राइट, संतुलन विनिमय दर प्राप्त होती है जब, संतुलन का मतलब होता है बैलेंस का ना, और बैलेंस तब होता है जब कोई चीज़ क्या हो जाती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। और बराबर वाला साइन कहाँ पर लगा हुआ है, देखिए ये लगा हुआ है। इसका मतलब होता है यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी होगा, जब विदेशी विनिमय की पूर्ति विदेशी विनिमय के लिए मांग के लिए बराबर होगी। मांग और पूर्ति जब बराबर है, वहीं पर संतुलन विनिमय दर की प्राप्ति होती है। गंदी तरणशीलता संबंधी, गंदी का मतलब होता है जो सही नहीं है। ये एक ऐसी अवधारणा है, एक पहले था आपका स्थिर विनिमय दर प्रणाली, स्थिर के बाद आया आपका परिवर्तनशील, और परिवर्तनशील के बाद आया प्रबंधित तरलशीलता। प्रबंधित तरलशीलता का मतलब होता है जो परिवर्तनशील अनुपात, जो खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन मार्केट में जो रेट तय होता है, उसको जब सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मैनेज किया जाता है, और सरकार हमेशा उसको अपने देश के हित के लिए, तो उसको हम बोलते हैं गंदी क्या चीज़, तरलशीलता। मतलब कोई सरकार सामने वालों को नहीं देख रहा, केवल अपने हिसाब से तय कर रहा है, तो वो सही नहीं है। तो यहाँ पर गंदी तरलशीलता संबंधित है किससे, विनिमय दर की स्थिर प्रणाली से, विनिमय दर की नम्न प्रणाली से, ए और बी इनमें से कोई नहीं। गंदी तरलशीलता संबंधित है विनिमय दर की कौन सी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो संबंधित है किसकी, आपकी प्रबंधित तरलशीलता, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये प्रबंधित तरलशीलता से संबंधित है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक स्रोत है, स्रोत ऐसा लिखा था, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, स्रोत। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको नॉर्मली बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई विदेशी मुद्रा की मांग का, विदेशी मुद्रा की पूर्ति का। ए और बी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, नॉर्मली ये जो स्रोत है किसका, विदेशी मुद्रा की पूर्ति का। अगर हमारे देश में आ रहा है तो नॉर्मली जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करते हैं, मतलब ये हमारे देश में आ रहा है। जब हमारे देश में आ रहा है तो ये सीधा हमारे देश में किसकी हो रही है, विदेशी विनिमय की पूर्ति हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। जब प्रबंधित तरलशीलता के कारण विनिमय दर बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रबंधित तरलशीलता के कारण विनिमय दर बढ़ती है, और विनिमय दर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, और जब पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, इसका मतलब होता है, उसको बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास की वर्तमान हमारे देश की मुद्रा के मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कार्य विदेशी बाजार में किया जाता है, विदेशी विनिमय बाजार के कार्य पूछा गया। 3 कार्य है, ठीक है, हस्तांतरण कार्य, साख कार्य, पूर्वोपाय कार्य, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही उसके प्रमुख कार्य के अंतर्गत आता है। इसका मतलब हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोपाय संभव है, पूर्व मतलब पहले से उपाय कर लेना। हमें पता है कि आने वाले समय में कुछ जोखिम हो सकता है, रिस्क हो सकता है, उससे रिलेटेड हम वर्तमान में अगर कोई उपाय कर लेते हैं, कोई इसको सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, इसको पूर्वोपाय कहते हैं। ये पूर्वोपाय कब संभव है, हाजिर बाजार में, वायदा बाजार में, प्रबंधित तरलशीलता, इनमें से कोई। पूर्वोपाय मतलब अगर कल जो होने वाला उसके बारे में आज सोचना, कल जो होने वाला है वो भविष्य संबंधित होता है, और यहाँ पर भविष्य संबंधित जो बाजार है वो है वायदा बाजार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाजिर बाजार वह बाजार है जिसमें केवल चालू लेन देन किए जाते हैं, वायदा विनिमय दर निर्धारित होते हैं, विनिमय दर तुरंत निर्धारित होता है, ए और सी दोनों। इसका मतलब हाजिर बाजार मतलब, हाजिर मतलब ऑन द स्पॉट, स्पॉट मार्केट बोलते हैं इंग्लिश में, तो जहां पर चालू लेन देन होता है और तुरंत निर्धारित हो जाता है विनिमय दर का। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है, तो अब राइट ऑप्शन है डी, ए और सी दोनों। वायदा बाजार वह बाजार होता है जिसमें, वायदा भी बताया, वायदा मतलब जो भविष्य संबंधित लेन देन करते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, भविष्य निष्पादन के लिए विदेशी विनिमय का लेन देन होता है, वर्तमान लेन देन होता है, वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए लेन देन होता है, इनमें से कोई नहीं। वायदा बाजार में भविष्य निष्पादन के लिए विदेशी विनिमय दर का निर्धारण की भविष्य संबंधित लेन देन होता है वायदा बाजार के अंतर्गत। किस बाजार के अंतर्गत विभिन्न देशों में प्रचलित विभिन्न करेंसियों के बीच समता की एक साझी इकाई स्वर्ण को माना जाता है।
स्वर्ण को माना का मतलब ये स्वर्ण के माध्यम से विदेशी विनिमय दर निर्धारित होता है, जिसको बोलते हैं स्वर्णमाण विदेशी विनिमय प्रणाली। इसका मतलब होता है विनिमय दर की स्वर्णमाण प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, निम्नलिखित में से जो विनिमय दर प्रणाली अधिकार अनम्य है। अनम्य का मतलब स्थिर, जिसमें नम्य का मतलब होता है परिवर्तन होना, अनम्य का मतलब परिवर्तन ना होना यानी कि स्थिर, और जिनमें विनिमय दर में कुछ भी समायोजन करने की अनुमति नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? जिसमें कुछ भी परिवर्तनशील ना होता मतलब स्थिर हो गया वो, तो स्थिर दर कौन सी है? नम्य विनिमय दर प्रणाली, विनिमय दर की स्वर्णमाण प्रणाली, विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली। इनमें से कोई नहीं भाई, स्थिर तो है ही नहीं। स्थिर विनिमय दर की दो प्रकार है, दो प्रणाली है, एक है ब्रेटन वुड्स और एक है स्वर्णमाण, यानी कि दोनों दे रखा है। हम इनमें से कोई नहीं दे रखा है इसमें निम्नलिखित में से जो विदेशी विनिमय दर के अधिकार अनम्य है और जिनमें से विदेशी विनिमय की कुछ भी समायोजन करने की अनुमति नहीं होती है। तो इन दोनों में ही अनुमति नहीं होती है। इसका मतलब होता है यहाँ पर ये क्वेश्चन को आंसर को गलत लिखा गया है, मतलब जहां पर लिया गया है इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आंसर होगा बी एंड सी दोनों, बी एंड सी दोनों, इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, विदेशी विनिमय की स्वर्णमाण प्रणाली और ये दोनों ही किसके रूप है? स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, वह दर जिसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है स्थिर विनिमय दर का निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी, ये तो बिना सोचे समझे आंसर देना है क्योंकि याद होना चाहिए आपको। जिस विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? जहां पर विदेशी विनिमय की मांग और उसकी पूर्ति आपस में बराबर हो, बराबर का मतलब किसका होना? संतुलन का होना। और यहाँ पर देखिए संतुलन कहाँ लिखा हुआ है? संतुलन विनिमय दर, यानी कि हमारा आंसर यही है सी। विदेशी विनिमय की मांग और विनिमय दर में क्या संबंध पाया जाता है? विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी दर में क्या संबंध होता है? विदेशी मुद्रा की मांग ज़्यादा होने पर, जब विदेशी विनिमय की मांग ज़्यादा होगी तो विनिमय दर हमारा क्या हो जाएगा? मांग ज़्यादा मतलब विनिमय दर में वृद्धि होगी। इसका मतलब होता है इन दोनों में कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि मांग होने पर विनिमय दर बढ़ जाएगी और विनिमय दर बढ़ने का मतलब होता है अब हमें मुद्रा का मूल्य ज़्यादा देना पड़ेगा, हमारे देश की मुद्रा का मूल्य उसमें कम होगा। जब विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि होती है तो संतुलन विनिमय दर क्या होगी? जब विदेशी विनिमय में पूर्ति में वृद्धि होगी, पूर्ति वृद्धि मतलब हमारे, तो यहाँ पर विदेशी विनिमय में क्या होगी? संतुलन विनिमय दर घट जाएगी, मतलब अब हमें पेमेंट कम करना पड़ेगा, संतुलन दर में कमी होगी। ठीक है, विदेशी मुद्रा की मांग निर्भर करती है किस पर? विदेशी मुद्रा की मांग तब करेंगे जब हमें कहीं पर पेमेंट करना होता है, किसी और देश को पैसा देना होता है। मांग का मतलब हम भुगतान कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का पुनः भुगतान करने पर, भुगतान करके पैसा जाएगा, ये सही है। शेष विश्व में निवेश करने पर, यहाँ पर भी हमारे पास पैसा जाएगा, ये भी सही है। घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा आंसर है ए और घरेलू बाजार में, देखिए घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष, ये तो हमारे पास पैसा आ रहा है तो ये नहीं, तो ए और बी दोनों सही है। तो हमारा राइट आंसर है डी, ए और बी बोथ, डी हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। विदेशी मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की पूर्ति, अगर विदेशी मुद्रा का मूल्यह्रास हो रहा है, विदेशी मुद्रा का मूल्यह्रास का मतलब विदेशी मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है, इसका मतलब हमारे देश की मूल्य बढ़ जाएगा, हमारे देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसे में विदेशी मुद्रा की पूर्ति, ऐसे में विदेशी मुद्रा की पूर्ति विदेशी मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण क्या हो जाएगी? क्योंकि विदेशी मुद्रा का मूल्य कम हुआ, हमारे देश का मूल्य बढ़ गया, वो कम भुगतान आएगा, और कम भुगतान आने का मतलब होता है घटती है विदेशी मुद्रा की पूर्ति हमारी कम हो जाए, क्योंकि उनकी वैल्यू कम हो गई। अब उन्हें विदेशी मुद्रा की मूल्यह्रास के कारण उनकी वैल्यू कम, अब उन्हें ज़्यादा पेमेंट करेगा, मतलब विदेशी मुद्रा की पूर्ति हमारी क्या होगी? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, डी नहीं। ठीक है, इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर में एक करेंसी की अन्य करेंसियों के संबंध में कीमत क्या कहलाती है? एक करेंसी की अन्य करेंसियों के संबंध में जो कीमत होती है उसे क्या कहते हैं? जब एक यानी कि डॉलर को रुपए के साथ जब समायोजन किया जाएगा उस स्थिति को बोलते हैं विनिमय दर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट, विनिमय दर बोला जाता है। विनिमय दर की समंजनीय प्रणाली जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अनुसार क्या होता है? विभिन्न करेंसियों को एक करेंसी अमेरिकी डॉलर के साथ संबंधित कर दिया जाता है। अमेरिकी डॉलर का एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य निर्धारित कर दिया गया। दो करेंसियों की बीच समता उनमें पाई जाने वाली स्वर्ण की मात्रा द्वारा निर्धारित की जाती थी। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर राइट आंसर है सभी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी डॉलर को मेन रखा गया। अमेरिकी डॉलर के आधार पर यहाँ पर
जो है तय। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। व्यापार शेष एक भाग है किसका? भुगतान शेष के चालू खाते का, भुगतान शेष के पूंजी खाते का, सरकारी कोष खाते का। इनमें व्यापार शेष के अंतर्गत दृश्य वस्तु के आयात और निर्यात को लिखा जाता है और दृश्य वस्तु का आयात निर्यात शामिल होता है चालू खाते के अंतर्गत, यानी कि हमारा ऑप्शन है ए। अदृश्य मदों के शेष से अभिप्राय है, अदृश्य मदों के शेष मतलब यहां पर अदृश्य मतलब सर्विसेज सेवा, तो निर्यात माइनस आयात शेष, व्यापार शेष प्लस गैर कारक सेवाओं का शेष, गैर कारक सेवाओं का शेष प्लस आय का शेष प्लस हस्तांतरणों का शेष, और उधर निर्यात माइनस आयात प्लस कारक सेवाओं का शेष। आयात निर्यात में सब कुछ शामिल होता है, गैर कारक सेवाओं का शेष, आय का शेष और हस्तांतरणों का शेष में शामिल होता है। इसका मतलब होता है यहाँ पर अदृश्य मदों के शेष में ऑप्शन नंबर सी शामिल होगा। जब भुगतान शेष संतुलन में होता है तब क्या होगा? जब भुगतान शेष संतुलन में होता है चालू खाता प्लस पूंजी खाता इक्वल टू 0। सरकारी कोष खाता चालू खाते का एक भाग होता है, सरकारी कोष खाता पूंजी खाते का एक भाग होता है। ए और सी दोनों, ध्यान रखिएगा। जब भुगतान संतुलन में होता है तो चालू खाता और पूंजी खाता इन दोनों का टोटल करेंगे तो 0 होगा, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा सरकारी कोष खाता पूंजी खाते का ही एक भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। दोनों ही हमारा सही है, ए और सी। यदि निर्यात 1000 लाख, आयात 1650 लाख, तब व्यापार शेष प्रकट करेगा। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर व्यापार शेष का फार्मूला होता है व्यापार शेष माइनस निर्यात माइनस आयात। तो व्यापार शेष बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। हमारे पास निर्यात कितना है 1000 और आयात कितना है 1650। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया 650, वो भी माइनस में। तो 650 लाख का अधिक 650 लाख का घाटा 2650 लाख का शेष। तो हमारा राइट आंसर है 650 लाख का घाटा, ऑप्शन नंबर बी। यदि व्यापार शेष 600 करोड़ है और निर्यातों का मूल्य 500 करोड़ है तो आयात का मूल्य कितना होगा? सेम वही, व्यापार शेष का मतलब होता है हमारा निर्यात माइनस आयात। तो ये आ जाएगा आपका क्या चीज? व्यापार शेष, व्यापार शेष। और यहाँ पर व्यापार शेष दे रखा है माइनस का 600, निर्यात हमारे पास दे रखा है 500। तो पूछा गया है आयात कितना होगा, तो आयात कितना होगा 500 उधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आंसर आएगा 1100। तो आंसर कौन सा होगा? 1100 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। यदि व्यापार शेष 200 करोड़ का घाटा दर्शाता है और आयतों का मूल्य 900 करोड़ है तो निर्यात कितना होगा? तो आयत में से व्यापार शेष को घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा? 700। 700 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है, आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट, भुगतान शेष में असंतुलन के कारण क्या उत्पन्न होता है? आरबीआई के सरकारी कोषों में वृद्धि होती है, आरबीआई के सरकारी कोषों में कमी होती है। ए और बी दोनों हो सकते हैं। असंतुलन का मतलब होता है ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी आ सकता है, तो ये दोनों हो सकते हैं, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि सी चूज करेंगे हम। स्वायत्त मदें उन सौदों से संबंधित होती है जिनका निर्धारण लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। संबंध भुगतान शेष को संतुलन की स्थिति में नहीं होता है। ए और बी दोनों। स्वायत्त मदें उन मदों से संबंधित होता है जिसका निर्धारण लाभ को ध्यान में रख के होता है। स्वायत्त मदें मतलब लाभ को ध्यान में होता है। एक होता है एकोमोडेशन और एक होता है आपका ऑटोनोमस। स्वायत्त मदें मतलब यहाँ पर लाभ के लिए देखा जाता है और इसका सब भुगतान शेष को संतुलन की स्थिति में नहीं होता है। ये केवल लाभ को देखता है, संतुलन हो या ना हो इससे मतलब नहीं होता है। इसका मतलब हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा मद भुगतान शेष के पूंजी खाते से संबंधित है? पूंजी खाता जो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन के लूट करते हैं, विदेशी निवेश, ऋण, प्रवासी भारतीयों से प्राप्तियां, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। चाहे विदेशी निवेश की बात करते हैं, ऋण की बात करते हैं और अप्रवासी एनआरआई से जो मिलती है उनके। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यापार शेष में शामिल नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यापार शेष में शामिल नहीं होती है? ब्याज तथा लाभांश का भुगतान, पर्यटकों के द्वारा किया गया व्यय, शेष विश्व से लिया गया व्यय, उपरोक्त सही। व्यापार शेष में शामिल कौन सी नहीं होती है? ब्याज और लाभांश का भुगतान, पर्यटकों के द्वारा किया गया व्यय और शेष विश्व से लिया गया ऋण। यहाँ पर शेष विश्व से लिया गया क्या हो गया? ऋण आता है पर्यटक। तो इसका मतलब कौन सा शामिल नहीं होता है? सी नंबर, क्योंकि ऋण लॉन्ग टर्म होता है जो कि व्यापार शेष में नहीं आएगा।
पर्यटकों के द्वारा किया गया व्यय। पर्यटन भुगतान ये हमारा पर्यटन, और ब्याज और लाभांश का भुगतान ये तुम्हारा उसमें, इसका मतलब उपरोक्त सभी तीनों ही हमारा नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। भुगतान शेष अधिक तब होता है, अधिक मतलब ज़्यादा होना, भुगतान शेष अधिक तब होता है जब हमारी प्राप्तियां भुगतान से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चालू खाते में रिकॉर्ड किया जाता है क्या चीज़, वस्तुओं के आयात और निर्यात को, गैर कारक और कारक आय को, चालू हस्तांतरण को, उपरोक्त सभी। चालू खाते के अंतर्गत ये तीनों ही चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आएगा। और इस चैप्टर के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। और अब हम एक ऐसा वीडियो लाएंगे जहाँ पर सारे चैप्टर के कंबाइंड एमसीक्यूज आएगा, लेकिन अब ग्राफ भी है क्योंकि सारे एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। अब बने रहिएगा क्योंकि अब हम तैयार कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम मोस्ट फास्ट रिवीजन सीरीज। ठीक है, रिवीजन सीरीज आपके लिए जल्दी ही आने वाला, 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगा, बस वेट कीजिए और तैयार रहिए। थैंक यू एंड बाय।